हेलो प्यारे बच्चों। सो इन द लास्ट क्लास बेटा हमने रोलिंग मोशन देखा। रोलिंग मोशन की बेसिक डेफिनेशन हमने देखी थी कि बेसिकली रोलिंग मोशन इज अ कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। फिर हमने प्योर रोलिंग मोशन के ऊपर बेस्ड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हमने किए थे। ठीक है, यस, हमने रोलिंग मोशन को दो पार्ट्स, दो इंडिपेंडेंट मोशंस में ब्रेक करके पढ़ा था, दैट इज प्योर ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, यस, उसी बात को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज हम एक वीडियो से स्टार्ट करते हैं। जो हमने बात पिछले क्लास के अंदर देखी थी उन्हीं बातों को हम लोग एक वीडियो के हेल्प से समझने वाले हैं। ये लेट्स से कि ये मेरा सेंटर ऑफ मास है। ऑरेंज कलर से जो तुम्हें दिख रहा है बेटा वो सेंटर ऑफ मास है ना। मैं तुम्हें ये बताना की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से एक्चुअल में इस ब्लू कलर के डॉट का, यानी कि ये कोई पॉइंट है ऑब्जेक्ट के एज के ऊपर, है ना। ये मेरी डेस्क मान लो, व्हील मान लो, और उसके एज पर एक ब्लू कलर का हमने मार्क कर दिया है, एक पॉइंट कंसिडर्ड कर लिया है। अब इसकी ट्रेजेक्टरी हम लोग देखने वाले हैं, इस सेंटर ऑफ मास का पाथ हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं कि टाइम के साथ ये कैसा पाथ ट्रेस करेगा वो देखने वाले हैं। ठीक है, मैंने वैसे तुम्हें बता दिया था इसके बारे में कि सेंटर ऑफ मास तो केवल और केवल क्या करता है, ट्रांसलेटरी मोशन करता है ना। इसके पास केवल और केवल ट्रांसलेटरी मोशन होता है। देखो स्टार्ट करते हैं वीडियो से। देखो बेटा, है ना, मान लो कि ये व्हील है और वो क्या कर रहा है, वो रोलिंग मोशन कर रहा है। ऑरेंज कलर क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्लू कलर एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यस, देखो अब हम लोग इसकी ट्रेजेक्टरी देख रहे हैं। ट्रेजेक्टरी देख पा रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है वो केवल और केवल क्या कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। व्हील के अंदर ये एक ऐसा पॉइंट है जो केवल क्या कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन करता हुआ नजर आ रहा है। वेयरएस जो मेरा एज है ना, वो एज मुझे देखो कैसे नजर आ रहा है, एक कॉम्प्लेक्स पाथ फॉलो करते हुए नजर आ रहा है। यानी इस पॉइंट जो हमने कंसिडर किया था ब्लू कलर का पॉइंट, उसका पाथ हमारे लिए एक साइक्लॉइड पाथ नजर आने वाला है। ठीक है, जैसे अंकल आ गए हमारे पास, इस अंकल के ऊपर ध्यान नहीं देना अपन को। यस, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। ठीक है, फिर हमारी बात को कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा, अब हमने इसको ब्रेक कर दिया दो पार्ट्स में। ये रोटेशनल मोशन है ना, डिस्क रोटेशनल मोशन कर रही है, और ये प्योर ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है। मैंने 3 पॉइंट्स डिस्क पर ले लिए, है ना। देखो ट्रांसलेटरी मोशन अगर ऑब्जेक्ट कर रहा है तो उसका हर एक पॉइंट सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। ये बात मैंने बोली थी रिजिड बॉडी के अंदर कि अगर कोई रिजिड बॉडी है तो अगर वो v वेलोसिटी से आगे जा रही है तो उसका हर एक पॉइंट सेम वेलोसिटी से देखो मूव करता हुआ नजर आ रहा है। इस पार्टिकल के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी v होने वाली है। ठीक है, यस, ठीक है। रोटेशनल मोशन में देखो लिखा हुआ भी आ रहा है कि रोटेशनल मोशन के अंदर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है। देखो ये कहीं नहीं भाग रहा ना, इसके ये क्या दिख रहा है तुम्हें, रेस्ट में नजर आ रहा है। यस, और इस एच के पास कितनी वेलोसिटी होगी, अगर ये डिस्क ओमेगा से घूम रही है तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी v इक्वल्स टू आर ओमेगा होगी। अब दोनों की वेलोसिटी ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल मोशन को ऐड कर दिया। ऐड कर दोगे तो देखो इसके पास कौन सी स्पीड थी, ब्लू कलर के डॉट, सॉरी पिंक कलर के डॉट के पास टेंजेंशियल स्पीड थी, और ब्लू कलर के पास कौन सी स्पीड थी, ट्रांसलेटरी स्पीड थी। दोनों मोशन को कंबाइन किया तो रोलिंग मोशन बन जाएगा। तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, आर ओमेगा ये रही, प्लस ये उसकी ट्रांसलेटरी स्पीड ऐड हो जाएगी। तो इस पॉइंट के पास ड्यूरिंग द रोलिंग मोशन नेट स्पीड इन दोनों को ऐड करने पर मिलेगी। और बॉटम मोस्ट में क्या हो रहा है, यस, बॉटम मोस्ट में पिंक वाले के स्पीड ऐसे होगी, क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है तो पिंक वाले के पास स्पीड पीछे की तरफ होगी, तो ये पिंक वाली स्पीड पीछे ड्यू टू रोटेशनल मोशन। और ये हमारा क्या हो गया, कंबाइंड ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल मोशन। आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे तुम्हें, तुम रिलेट कर पा रहे होंगे जो लास्ट क्लास में तुम्हें पढ़ाया गया है। ठीक है, यस बेटा, ये अब ये क्या शो कर रहा है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग शो कर रहा है ये मोशन। इसमें बॉटम मोस्ट की पॉइंट की स्पीड अगर 0 हो गई, इन दैट केस इट इज प्योर रोलिंग। आई होप बात समझ में आ गई। जैसा दिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ द बॉटम मोस्ट पॉइंट इज इक्वल टू 0, देन दैट रोलिंग मोशन इज प्योर रोलिंग। अब हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। सो बेटा, अभी तक हमने ना रोलिंग मोशन के अंदर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी पार्टिकल की, अगर कोई बॉडी रोलिंग मोशन कर रही है तो, है ना, उसके किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करना सीख लिया था।
अब हम लोग देखने वाले हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर कोई बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम भी रही है और वी उसका सेंटर ऑफ मास आगे भी जा रहा है। ठीक है, देखते हैं। लेट अस टेक एक व्हील ले लेते हैं या फिर कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की कोई बॉडी ले लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि ये हमारी सरफेस है। ठीक है, ये मैंने सरफेस कंसिडर कर ली और इस सरफेस के ऊपर एक व्हील कंसिडर कर रहा हूँ। ये मेरा व्हील हो गया बेटा। ठीक है, ये मेरा व्हील हो गया, ये मेरा व्हील हो गया। और व्हील जो है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है और v इसका सेंटर ऑफ मास VCM से आगे जा रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह की बात हो रही है ना। ये मान लेते हैं ये हमारी सरफेस हो गई और इस तरह की चर्चा है बेटा हमारी हो रही है ना। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है और VCM से इसका सेंटर ऑफ मास आगे भी जा रहा है, यानी घूमते हुए ये बॉडी क्या कर रही है, आगे जा रही है। अब इस बॉडी के ऊपर कोई पॉइंट P मान रहा हूँ। ये बॉडी क्या कर रही है, बेसिकली रोलिंग मोशन कर रही है और इसके ऊपर बेटा एक पॉइंट P मैं कंसिडर कर रहा हूँ। लेट्स से कि ये पॉइंट P हो गया। ठीक है, और इसका T टाइम बाद मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से बॉडी घूम रही है ना, ओमेगा में कोई चेंज नहीं आ रहा है और इसके सेंटर ऑफ मास जो है VCM से आगे जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इस मोशन को मुझे इजी बनाना है तो मैंने तुम्हें बोला था कि सबसे पहले सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ और सेंटर ऑफ मास पे बैठोगे तो बॉडी केवल और केवल तुम्हें प्योर रोटेशनल मोशन करते हुए नजर आएगी। बैठ जाते हैं बेटा। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इस P पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ आफ्टर T टाइम। ठीक है, मैं इस P पॉइंट का क्या करना चाह रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ आफ्टर T टाइम। मैंने कोई भी आर्बिट्री पॉइंट मान लिया है। अब क्या होगा, तो डेफिनेटली पहले सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाते हैं। सेंटर ऑफ मास पे बैठेंगे। ये सिचुएशन कब थी, तुम बोलोगे सर T बराबर 0 पे ऐसे मान लेते कि सिचुएशन थी, है ना। पार्टिकल यहाँ पे था। कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद बेटा इसी कॉपी करते हैं। कुछ टाइम बाद T टाइम बाद क्या हो रहा होगा, ये जो है सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास में अगर बात करूं, मैंने क्या किया, सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ गया। सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ जाऊंगा तो बॉडी केवल और केवल क्या करती हुई नजर आएगी, रोटेट करते हुए नजर आएगी। तो T टाइम में मेरी बॉडी कितना रोटेट करी, ये P पॉइंट जो है वो कितना घूमा, वो मुझे पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। यदि हमें सर्कुलर मोशन आता है तो T टाइम में P पॉइंट कितना घूमा ये मुझे पता चल जाएगा। मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठकर बेटा किसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं P पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ठीक है, उस वीडियो में जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ जाऊंगा तो सेंटर ऑफ मास क्या करता है, केवल और केवल ट्रांसलेटरी मोशन करता है। और अगर मैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही बैठ जाऊंगा तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। केवल और केवल बॉडी के पास क्या बचेगा, रोटेशनल मोशन बचेगा। और बॉडी अगर रोटेशनल मोशन कर रही है तो उसका हर एक पार्टिकल क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो मैं किसके ऊपर बैठ गया, सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ गया। बॉडी मुझे रोटेट करते हुए नजर आ रही है। मैं किस पॉइंट को स्टडी कर रहा हूँ, पॉइंट P को स्टडी कर रहा हूँ। T टाइम में वो कितना घूमा होगा, बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से बेटा हम जानते हैं कि ये पॉइंट P था, T टाइम में कितना घूमा होगा। देखो 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 घुमाते हैं इसको। मान लो कि पहले यहाँ पे था, ठीक है, T टाइम बाद मान लेते हैं वो यहाँ पे आ गया। कितना घूम गया, T बराबर 0 पे। पार्टिकल जो है वो T बराबर 0 पे पार्टिकल यहाँ पे था और T टाइम बाद पार्टिकल यहाँ पे आ गया। कितना घूम गया, थीटा घूम गया। अच्छा, थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, अगर एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है। अगर ओमेगा इसकी स्पीड है, T टाइम में कितना घूमा होगा, तो मैं जानता हूं, तुम बोलोगे सर थीटा इक्वल्स टू ओमेगा T घूम गया होगा। ये जो पार्टिकल घूमा होगा इसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो हुआ होगा ओमेगा T। ठीक है, यानी कि मुझे पता चल गया एंगल कितना हुआ, थीटा T। ये तो बात हो गई जब मैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के देखा तो कितना घूमा ये मुझे पता चल गया। अब ये कितना आगे गया होगा, इस T टाइम में ये पार्टिकल सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा होगा, सेंटर ऑफ मास तो आगे जा रहा होगा T टाइम में। तो सेंटर ऑफ मास की स्टडी भी कर लेते हैं। मान लो कि T बराबर 0 पे
देखो बना लेते हैं, ये विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बनाया मैंने, ठीक है। यस बेटा, मान लो कि t बराबर 0 पर पार्टिकल सेंटर ऑफ मास पे यहाँ पे था, t टाइम बाद ये बॉडी जो है वो क्या कर रही होगी, केवल और केवल क्या कर रही होगी, t टाइम में अगर मैं बात करूँ तो इसके सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास तो t टाइम में केवल और केवल क्या करेगा, ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। तो इसका हर एक पार्टिकल t टाइम में कितना मूव कर गया होगा, तुम बोलोगे सर बिल्कुल बेटा इतना डिस्टेंस हर एक पार्टिकल मूव करा होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास भी इतना आगे चला गया, यस। साथ के साथ टी टाइम में ये जो टॉप मोस्ट जो तुम्हारा पार्टिकल है, ये वाले पार्टिकल की बात कर रहे थे हम, तो पी पॉइंट, ये पी पॉइंट भी क्या करा होगा, ट्रांसलेटरी मोशन करा होगा। कितना किया होगा, इतना ही किया होगा जितना हर एक पार्टिकल कर रहा है, देख पा रहा हूँ मैं, यस बेटा। तो टी बराबर 0 से टी टाइम में मेरा पार्टिकल क्या कर रहा है, यस, टी बराबर 0 से टी टाइम में हर एक पार्टिकल आगे जा रहा है, ठीक है बेटा। ये मेरे पास हो गई सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेटरी मोशन को मैंने स्टडी करके ये लिखा कि हर एक पार्टिकल टी टाइम में कितना आगे गया होगा। तो मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सेंटर ऑफ मास के पास स्पीड कितनी थी, सेंटर ऑफ मास के पास स्पीड थी VCOM, टी टाइम में कितना किसका होगा, यस VCOM इंटू टी किसका होगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। यस हमारा ये उड़ गया है तो इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, यस यस बेटा, ठीक है। यस तो हर एक पार्टिकल टी टाइम में कितना गया, VCM इंटू टी चला गया आगे। साथ के साथ टी टाइम में कितना घूमा, इतना घूम गया। तो P पॉइंट कितना चला, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो जितना ट्रांसलेटरी मोशन तो कितना किया होगा, जितना सेंटर ऑफ मास ने किया होगा, प्लस कितना घूमा होगा, तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठकर टी टाइम पे मुझे ये पार्टिकल जितना घूमता हुआ नजर आया उतना घूमा होगा। अब क्या करते हैं, एक जनरल हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं इसके लिए। देखो कैसे लिखेंगे, मुझे ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P विल बी द, इस पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, डिस्प्लेसमेंट ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिख दो। इस टी टाइम में इस P पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ पहले वो देखो, ठीक है, प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐड कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस P पॉइंट का नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस बेटा, यस बेटा। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें निकालना है P पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का रिलेशन ऐसे दे रखा है, v इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दे रखी है, हमें कितने टाइम बाद कैलकुलेट करना है। t बराबर 0 पे पार्टिकल ने मोशन करना चालू किया और t बराबर π/2 ओमेगा पर हमें क्या पूछा गया है, इस पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस बेटा, कैसे अप्रोच करेंगे, अगेन फॉर्मूला वही यूज करना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P will be equals to displacement of point P with respect to center of mass plus displacement of center of mass करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास के ऊपर जाकर बैठ जाएंगे। देखो ये हमारा सर बॉडी हो गई और ये बॉडी जो है वो रोल कर रही है। यस बेटा, किसके ऊपर, ये हमें बैठना है अभी हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉइंट P। मैं किसके ऊपर बैठ रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ इसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर। बहुत सिंपल सी बात है, मैं इसके ऊपर बैठ जाता हूँ, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के ऊपर बच्चे बैठ गया, ठीक है। और इसके ऊपर बैठकर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, तो ये बॉडी केवल और केवल मुझे क्या करती हुई नजर आएगी, घूमती हुई नजर आने वाली है, ठीक है। रोटेशनल मोशन करती हुई नजर आएगी, प्योर रोटेशनल मोशन। और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मुझे सर्कुलर मोशन करते हुए नजर आने वाले हैं। तो हम कौन से पार्टिकल की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं P पॉइंट की, ठीक है। T बराबर 0 पे मान लो कि पार्टिकल यहाँ पे था, है ना, और T बराबर T टाइम बाद, क्योंकि बॉडी ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो ये P पॉइंट कैसे घूमेगा, P पॉइंट ऐसे जाकर कुछ टाइम बाद मान लो कि P पॉइंट यहाँ पहुँच गया, ठीक है। T बराबर π/2 ओमेगा पर पार्टिकल यहाँ पहुँचे, ठीक है। यस,
ये बात समझ में आनी चाहिए तुम्हें। ये मेरा थीटा हो गया। आई होप बात समझ में आ गई। अच्छा, ये थीटा निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा। थीटा इक्वल्स टू हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, टाइम मुझे दे रखा है तो मैं निकाल सकता हूँ ओमेगा इंटू पाई बाई 2 ओमेगा करा। ठीक है, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, फाइनली मेरे पास पॉइंट पी की डिस्प्लेसमेंट आ गया, दैट इज 90 डिग्री। यानी कि टी टाइम बाद टी बराबर पाई बाई 2 ओमेगा पर ये जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये पॉइंट पी को हम लोग मार्क कर लेते हैं। बेसिकली ये पॉइंट पी जो हमने मार्क किया है वो यहाँ पे नहीं होगा, कहाँ पे आ जाएगा? यस, ये आएगा यहाँ पर। ठीक है, टी बराबर पाई बाई 2 ओमेगा पर पार्टिकल जो है वो यहाँ पर आ गया। थीटा बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। इज इट क्लियर? यस बेटा। क्या मैं इसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी निकाल सकता हूँ? निकाल सकते हैं यार। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? तो देखो बेटा, इस पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो बॉडी केवल और केवल घूमते हुए नजर आएगी। पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे था, घूमते हुए टी बराबर पाई बाई 2 ओमेगा पर यहाँ पहुंच गया। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो मैं आसानी से लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा? देखो, ये पॉइंट पी कितना आगे गया, तुम बोलोगे सर ये आर डिस्टेंस आगे गया। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये डिस्टेंस कितनी है? आर है। तो यहाँ से भी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आर हो जाएगी। इसका मतलब आर डिस्टेंस आगे गया। और कितना ऊपर गया? तो तुम बोलोगे सर आर ऊपर भी गया, क्योंकि ये डिस्टेंस आर है तो ये डिस्टेंस भी आर है। तो ये पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तुम बोले आर आगे गया, आर ऊपर गया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं आर आई कैप प्लस आर जे कैप। इसमें तो कोई कष्ट होना ही नहीं चाहिए। यस बेटा, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब खुद विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यस, खुद सेंटर ऑफ मास कहाँ गया होगा? जब मैं ग्राउंड से खड़े होकर देखूंगा तो सेंटर ऑफ मास खुद भी कहाँ कैसे जा रहा होगा? वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा होगा। तो अब मुझे क्या चाहिए? मुझे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए। वो क्या कर रहा होगा? देखो सिंपल, इधर कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। यस बेटा, ये मेरा यस बेटा देखो, अब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कितना हुआ। सेंटर ऑफ मास कितने से आगे जा रहा था? वो v से जा रहा था। t बराबर 0 पर यहाँ पे थी बॉडी, और t बराबर पाई बाई 2 ओमेगा पर बॉडी कहाँ पे थी? यहाँ पे थी। वो बात समझ में आ गई होगी। तो इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तुमने बोला सर सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, बॉडी आगे यहाँ पहुँच गई। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। यस, क्या ये निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं यार। टी टाइम में इस सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सेंटर ऑफ मास तो केवल और केवल आगे जा रहा है, तो पॉइंट पी का भी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा? तुम बोलोगे सर जितना सेंटर ऑफ मास का हुआ ट्रांसलेटरी मोशन उतना ही पी पॉइंट का हुआ। रोटेशनल मोशन के कारण तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो देख लिया हमने। अब हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन के कारण पी पॉइंट कितना आगे आया वो देख रहे हैं। फिर दोनों को जोड़ देंगे विद डायरेक्शन, तो फाइनली नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी आ जाएगा। तो पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखो, यहाँ से चलकर कहाँ पहुँच गया? यहाँ से चलकर पी पॉइंट यहाँ पहुँच गया। कितना आंसर आ जाएगा? बिल्कुल ठीक है। हमारे पास स्पीड कितनी? v है। टाइम कितना है? पाई बाई 2 ओमेगा है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू मुझे दे रखी है, देखो v बाई आर, यहाँ से लिख लेते हैं यार, v इंटू पाई बाई 2 ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू v बाई आर। v से v कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बच गया? मेरे पास d का वैल्यू आ गया पाई बाई 2 इंटू आर आ गया। कितना गया? इस सेंटर ऑफ मास बॉडी का हर एक पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ट्रांसलेटरी मोशन के कारण? वो हुआ पाई बाई 2 आर। यानी कि सेंटर ऑफ मास ले लो या कोई भी पार्टिकल ले लो, हर एक पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस चलेगा पाई बाई 2 आर। ठीक है, यस। अब मुझे क्या करना है? मुझे सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। यस, अब मैं फॉर्मूला पुट कर देता हूँ। मेरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट
पी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना है, आर आई कैप प्लस आर जे कैप, ठीक है, प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, तुम बोले सर ये कितना आगे गया, पाई बाय 2 आर आई कैप, कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 2 पाई आर बाय 2 प्लस आर आई कैप प्लस आर जे कैप। ये फाइनली हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी आ गया, ठीक है। यस, देखा हमने किस तरीके से बहुत आसानी से हमने पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट निकाला है। याद हो तो हमने क्या देखा, हमने देखा था कि पॉइंट पी का अगर एक्चुअल पाथ देखा जाए वो तो साइक्लॉइड आ रहा था, और कैसे मूव कर रहा था वीडियो में हमने देखा था, वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा था। लेकिन जब हमने मोशन को दो पार्ट्स में, दो इंडिपेंडेंट मोशन में ब्रेक कर लिया, तो हमने आसानी से क्या कर पाए, हम लोग आसानी से इसके डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर पाए। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आफ्टर फाइंड टाइम टी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें एक जनरल मान लो, हमें क्या करना है, हमें मान लो कि एक व्हील है और व्हील के ऊपर एक पॉइंट पी दे रखा है। पॉइंट पी ले लेते हैं बढ़िया सा, ये हमारे पास व्हील हो गया, ठीक है। यस बेटा, अब इस व्हील के ऊपर पॉइंट पी मैं ले रहा हूं और इस पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट मुझे फाइंड आउट करना है आफ्टर टाइम टी, ठीक है। कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दे रखा है, इन जनरल मुझे टी टाइम दे रखा है, और टी टाइम बाद इस पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये मेरी सरफेस है, सरफेस कैसी है, अभी के लिए तो स्मूथ ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। रेडियस कितनी है, रेडियस आर है ना, और ये वी से और हमें दे रखा है वी सी ओ एम इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। बॉडी क्या कर रही है, प्योर रोलिंग के अंदर है। अच्छा, कैसे घूम रही है बॉडी, बॉडी इस बार ओमेगा से ऐसे घूम रही है। मुझे फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आफ्टर टाइम टी। कैसे करेंगे, यस, जहाँ पे भी ये दिख जाए वैसे समझ जाना कि किसकी बात चल रही है, प्योर रोलिंग। और प्योर रोलिंग क्या होती है, सिंपल वर्ड्स में ध्यान रखना है, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। यस, अच्छा करें इसको अगेन। अप्रोच क्या रहेगी, इस मोशन को दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। पहले इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठेंगे, टी टाइम बाद इस पी पॉइंट कितना घूमा पहले वो देखेंगे, उस घूमने के कारण कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल का वो देख लेंगे, वो निकाल लिया, प्लस उसमें सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट ऐड कर देंगे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ पॉइंट पी आ जाएगा। बस हमें ये सिंपल तरीके से ही अप्रोच करना है। लिख लेते हैं फॉर्मूला, क्या दिक्कत है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विल बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। बस, है ना। हमने मोशन को बेसिकली, ये फॉर्मूला भी है ना, दो इंडिपेंडेंट मोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखो पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास मतलब घूमने के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, प्लस ट्रांसलेटरी मोशन, यानी कि जब बॉडी ने कितना ट्रांसलेटरी मोशन किया उसमें वो ऐड कर दिया, तो टोटल हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो करते हैं स्टार्ट यार। देखो सबसे पहले मैं इसका क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑब्जर्व कर लेता हूँ। कर लेते हैं यार सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। यस, ये मेरा बॉडी हो गई, ठीक है। यस, ये मेरी बॉडी हो गई, है ना। ठीक है, यस, वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास ही हो गया। कहाँ पे बैठना है, सबसे पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बात करें, इसका मतलब मेरा क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि मैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ गया, और सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठते ही बॉडी मेरे को केवल और केवल क्या करती हुई नजर आएगी, रोटेशनल मोशन करती हुई नजर आने वाली है। कर लेते हैं यार सवाल को सॉल्व। ये मेरा पॉइंट पी था, दूसरा कलर ले लेते हैं बढ़िया सा, ये मेरा पॉइंट पी हो गया। टी टाइम बाद ये बॉडी कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। तो जब मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊंगा तो ये केवल और केवल घूमते हुए नजर आएगी। वीडियो याद करो, मैंने तुम्हें दिखाया था,
उसमें बॉडी सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठने के बाद कैसे कर रही थी, प्योर रोटेशन मोशन कर रही थी। तो टी टाइम बाद ये पी पॉइंट जो है वो घूमेगा और कहीं और पहुंच जाएगा। बिल्कुल घुमा देते हैं, घुमाते हैं इसको आराम से। ये देखो, ये हमने कॉपी किया, टी टाइम बाद हमने बना दिया, ठीक है। यस, पॉइंट पी ये रहा, ये तो था टी बराबर 0 पर। कुछ टाइम बाद पार्टिकल जो है वो मान लेते हैं यहाँ पहुँच गया, है ना, यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ टी बराबर 0 पे यहाँ पे था, टी बराबर टी टाइम पर यहाँ पे था। थीटा कितना है, थीटा बराबर ओमेगा टी हो जाएगा। पढ़े हो ना, ये तो याद होगा ही तुम लोगों को। यस, कि सर्कुलर मोशन करता हुआ नजर आएगा पार्टिकल, बॉडी रोटेशनल मोशन करेगी और उसके पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे। तो पी पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुँच गया और कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी हुआ। लिख लें। यस, अब मुझे तो आई कैप और जे कैप में इसका डिस्प्लेसमेंट लिखना है। कैसे लिखेंगे, कितना आगे गया प्लस कितना नीचे आया, वो देख लेते हैं कितना आया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। बहुत अच्छे, देखो ये आर था इनिशियली, यहाँ पे था, यहाँ से कितना नीचे आया, तुमने किया कंपोनेंट, ये आर हुआ तो इसका कंपोनेंट ये वाला आर कॉस थीटा हो गया, है ना। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, दूसरा कलर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आसानी से तुम्हें दिखे कि ये वाली लेंथ जो होगी वो आर कॉस थीटा होगी। तो फिर ये वाली लेंथ कितनी होगी, देखो पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की कितनी, आर, तो ये वाली लेंथ तुम्हारे पास आएगी आर माइनस आर कॉस थीटा आ जाएगी। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यार, ये आर माइनस आर कॉस थीटा हो गई। यानी पार्टिकल पी यहाँ पे था, यहाँ पहुँच गया, नीचे आया, कितना नीचे आया, आर माइनस आर कॉस थीटा नीचे आ गया। बिल्कुल ठीक है, तो लिख लेते हैं इन वाई डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो मैं लिख देता हूँ, आर माइनस आर कॉस थीटा कहाँ आया, नीचे की तरफ आया, माइनस का जे के। बहुत अच्छे। अच्छा, साथ के साथ ये पार्टिकल आगे भी गया, कितना गया, तुम देखो ये आर कॉस थीटा, तो तुम बोलोगे सर पार्टिकल कितना आगे गया, ये पार्टिकल यहाँ पे था तो ये वाली लेंथ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये लेंथ कैसे निकालूंगा, ये वाली लेंथ, ये कैसे निकाल सकते हैं, ये आर कॉस थीटा, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे सर ये आर साइन थीटा हो जाएगी। दिख रहा है ना, देखो यार, देखो तुम देखो, ये आर कॉस थीटा, है ना, ये आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा, मैंने मार्क कर दिया अच्छे से। यस, आर यानी पी पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से चलकर इतना आगे चला गया, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, आर साइन थीटा हो जाएगी। लिख लेते हैं आर साइन थीटा, आगे गया क्या, यस आगे गया, तो आर साइन थीटा आई कैप प्लस का लिया, फिर नीचे कितना आया, आर माइनस आर कॉस थीटा, नीचे भी आया इसलिए माइनस जी कैप आया, है ना। ये तो बात हो गई डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। खुद सेंटर ऑफ मास आगे भी तो गया, ये तो बात हुई सिर्फ कितना घूमा उसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट आया, साथ के साथ कितना आगे गया उसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी तो ऐड करना पड़ेगा। कर लेते हैं यार, बिल्कुल ठीक है। ला 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 ला, ठीक है। ये हमने बॉडी ले ली और ये हमारा सर्कल हो गया। सर्कल कॉपी करते हैं, कॉपी यहाँ से आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये लो बेटा अपने पास सर्कल आ गया। कॉपी एक बार और करते हैं, टी बराबर टी टाइम पर बॉडी यहाँ पहुँच गई। चलो देखो, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, सेंटर ऑफ मास खुद कितना गया होगा, तुम बोलोगे सर सेंटर ऑफ मास यहाँ से चलकर यहाँ गया होगा, ठीक है। यस, इसका हर एक पार्टिकल कहाँ गया होगा, यस यस आगे गया होगा। यस, ये ओ पॉइंट था तो ये भी ओ पॉइंट हो गया, ठीक है। यस, देखो अब मैं देख पा रहा हूँ कि पी पॉइंट भी कितना डिस्प्लेस होगा, इतना ही डिस्प्लेस, जितना सेंटर ऑफ मास होगा उतना ही होगा, है ना। ट्रांसलेटरी मोशन तो इतना ही होगा पी पॉइंट का, प्लस उसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट, रोटेशन मोशन का डिस्प्लेसमेंट आया वो ऊपर लिख ही चुके हैं। तो ट्रांसलेटरी मोशन के कारण कितना है वो देख लो यार। सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी, तुमने बोली वी सी एम
t बराबर 0 पर यहाँ पे ये वाली कंडीशन थी, t टाइम बाद यहाँ पहुँच गया, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हो, तुम बोले VCM इंटू टी, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, यस VCOM इंटू टी हो गया। यस, आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस, और VCM की वैल्यू ओमेगा के टर्म्स में हमें दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है यार, लिख लेते हैं। VCM इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, VCM आगे जा रहा है, VCM इंटू टी हो गया। VCM का फॉर्मूला आर ओमेगा इंटू टी हो गया। VCM का फॉर्मूला हमें दे रखा था, VCM जो है आर ओमेगा दे रखा था, तो आर ओमेगा इंटू टी हो गया। यस, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। देखो आर साइन थीटा आई कैप प्लस आर 1 माइनस कॉस थीटा माइनस का जे कैप। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आर ओमेगा टी हो गया। किस डायरेक्शन हुआ, आगे की तरफ हुआ, तो आई कैप जोड़ देंगे। ठीक है, थीटा भी हमें नहीं दे रखा, हमें ओमेगा दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो थीटा की वैल्यू भी ओमेगा टी पुट कर देते हैं। फाइनली मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो प्रॉपर तरीके से, ये भी आई कैप है, ये भी आई कैप है, तो आर ओमेगा टी प्लस आर साइन ओमेगा टी, दोनों को ऐड किया, ये आई कैप प्लस आर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ये हो गया हमारे पास माइनस का जे कैप। ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया बेटा। यस, ये हमने क्या निकाला, ये हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला पार्टिकल का। नोट करें इसको बेटा। यस बेटा, अब हम लोग, अभी तक तो हमारा जो ओमेगा था, है ना, जो व्हील रोटेट कर रहा था उसका ओमेगा कांस्टेंट था, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन 0 था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, रोलिंग मोशन हो रहा है बॉडी का, बट विथ एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा है। उसमें, उस कंडीशन में हम लोग किसी पार्टिकल का टोटल एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, कैसे एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, वो हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गई, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक मेरा क्या रखा हुआ है, व्हील रखा हुआ है ना, ये है मेरा व्हील हो गया। ठीक है, और ठीक है, और ये जो व्हील है, व्हील का सेंटर ऑफ मास जो है वो VCM से आगे जा रहा है। लेट्स से कि इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। ओमेगा किसी इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लो और बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मान लो। ठीक है, यस। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग किसी पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग सीखने वाले हैं। अगेन प्रोसीजर वही रहेगा। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठो। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पार्टिकल के पास कौन सा एक्सेलरेशन है वो देखो, उसमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐड कर दो। मैं लिखता हूँ। सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ जाता हूँ। बॉडी का डायग्राम बना रहा हूँ सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में बना रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में बना रहा हूँ बेटा। ये मेरा बॉडी होगी, ठीक है, यस, और ये मेरी सरफेस होगी, यस, यस, ये VCM से आगे जा रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं सबसे पहले सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठकर ऑब्जर्व करने वाला हूँ। लेट्स से कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर मैं इस पार्टिकल का मोशन ऑब्जर्व करने वाला हूँ। ठीक है, इस पॉइंट P पे जो पार्टिकल है उसका मोशन ऑब्जर्व करने वाला हूँ, है ना। कहाँ पर बैठकर, सेंटर ऑफ मास पर बैठ कर ऑब्जर्व करूँगा। तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के ऑब्जर्व करूँगा तो बॉडी में मुझे पार्टिकल जो है वो केवल और केवल सर्कुलर मोशन करता हुआ नजर आएगा।
विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊंगा तो बॉडी केवल और केवल मुझे क्या करती हुई नजर आएगी, प्योर रोटेशनल मोशन करती हुई नजर आने वाली है। ये जो पार्टिकल है ये मुझे रोटेशनल मोशन करता हुआ नजर आएगा, सॉरी सर्कुलर मोशन करता हुआ नजर आएगा। बॉडी पूरी क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, लेकिन जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, इसको देखते हैं इसके पास कौन कौन से एस्केलेशन होंगे। अगर पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास कौन कौन से एस्केलेशन होंगे, तुम बोलोगे सर एक तो हम लोग जानते हैं सेंट्रीपिटल एस्केलरेशन तो होगा ही होगा क्योंकि पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, लेकिन साथ के साथ बॉडी के पास एंगुलर एस्केलेशन भी है। बॉडी की वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब पार्टिकल के पास, पार्टिकल क्या कर रहा होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा। ठीक है, और पार्टिकल अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो डेफिनेटली उसके पास एक टेंजेंशियल एस्केलरेशन भी होने वाला है। कौन सा एस्केलेशन, टेंजेंशियल एस्केलरेशन AT होगा, प्लस साथ के साथ इसके पास एक एस्केलेशन और होगा, रेडियल एस्केलरेशन। ये दोनों कितना है, दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है ना। रेडियल एस्केलेशन का मतलब मैं जानता हूँ सेंट्रीपिटल एस्केलरेशन। देखें, लेट से इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी जो है वो पार्टिकल बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है, तो मैं लिख सकता हूँ AR को, यस लिख सकते हैं यार, AR विल बी R ओमेगा स्क्वायर। AT क्या होगा, अगर एंगुलर एस्केलेशन अल्फा है तो टेंजेंशियल एस्केलेशन अल्फा R हो जाएगा, अल्फा R कर दो। ठीक है, पार्टिकल क्या कर रहा है, जब मैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के देखूंगा सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है क्योंकि बॉडी के पास इस बार एंगुलर एस्केलेशन आ गया। तो पार्टिकल के पास हम लोग जानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसके पास दो एस्केलेशन होते हैं। ये तो पुरानी बातें हैं, सर्कुलर मोशन आता है बहुत अच्छे से समझ सकते हो ये सब बातें। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, अब साथ के साथ सेंटर ऑफ मास आगे भी जा रहा है। लेट्स से कि सेंटर ऑफ मास के पास कुछ एस्केलरेशन है, सेंटर ऑफ मास के पास भी ACM है। ठीक है, यस, तो विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास दोनों आ गए, साथ के साथ कुछ सेंटर ऑफ मास भी आगे जा रहा है। तो टोटल एस्केलरेशन ऑफ पार्टिकल P कैसे लिखूंगा वो समझ लें। तो एस्केलरेशन ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एस्केलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या, यस बेटा। तो एस्केलरेशन ऑफ पॉइंट P विल बी इक्वल्स टू एस्केलरेशन ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वो हमारे पास हो जाएगा AT प्लस AR। ठीक है, यस, रेडियल एस्केलेशन है, कैपिटल R नहीं लिखेंगे, इसको स्मॉल r कर देना यार। यस, ये स्मॉल r है, रेडियल एस्केलेशन प्लस एस्केलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया, ये तीनों एस्केलरेशन आ जाएंगे। एस्केलरेशन ऑफ पार्टिकल P विल बी इक्वल्स टू दिस, ये हमारे को याद रखना है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। इट विल बी द सम ऑफ टेंजेंशियल, रेडियल प्लस एस्केलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन करते हैं उसे और अच्छे समझ में आ जाएगा, नोट करें इसको। यस बेटा, क्वेश्चन देखें। यस, रेडियस मुझे दे रखा है, एस्केलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दे रखा है, अल्फा दे रखा है, ओमेगा दे रखा है, आर दे रखा है। यानी कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम भी रही है, एंगुलर एस्केलेरेशन अल्फा भी है। ठीक है, यस, कैसे करेंगे क्वेश्चन को वो समझें। अभी मैं ये सरफेस के बारे में डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा हूँ, सरफेस रफ है, स्मूथ है, इसके बारे में कोई कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है। आगे ये सब बातें बताई जाएंगी तुम्हें, है ना। तो तुम सोच रहे होंगे सर सरफेस के बारे में तो चर्चा करो, बेटा अभी करेंगे, है ना, थोड़ी देर बात करेंगे, ज़रूर से करेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी जो सिखाया जा रहा है उसको सीख लें। तो अगेन अप्रोच क्या होने वाली है, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठें, सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठकर पार्टिकल को ऑब्जर्व करें, उसका जो भी एस्केलेशन दिख रहा है उसको वेक्टोरिकली ऐड करें, प्लस उसमें सेंटर ऑफ मास का एस्केलेशन ऐड कर दें, तो हमारे पास पार्टिकल का टोटल एस्केलेशन आ जाएगा। बस सिंपल बातें बार बार मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, समझ आनी भी चाहिए। तो बना लेते हैं डायग्राम, वापस बना लेते हैं यार, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं, है ना। यस, तो ये तुम्हारी बॉडी होगी, ठीक है, यस। अच्छा, और क्या करें, ये हमारा सर्कल हो गया, यस सर्कल हो गया।
क्या करना चाहिए हमें, यस ये हमारा सेंटर हो गया। मैं सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बात कर रहा हूँ। जब मैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ जाऊंगा तो बॉडी केवल और केवल पार्टिकल पॉइंट पी जो है वो मुझे घूमता हुआ नज़र आने वाला है, ठीक है। यस बिल्कुल ठीक बात है। क्या करता हुआ नजर, इसके पास एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, बिल्कुल ठीक है बेटा। एक मेरे पास क्या होगा, एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा ए आर। दोनों के बीच में कितना एंगल, 90 डिग्री एंगल। बहुत अच्छे, समझ में आ गई बात। यस ये तो तब है जब मैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठा हूँ। साथ के साथ सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा होगा, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा होगा, उसका एक्सेलरेशन भी तो ऐड करना पड़ेगा। यस बेटा, तो मैं लिख देता हूँ ए टी विल बी अल्फ़ा आर, बार बार नहीं लिखना चाह रहा था मैं। अल्फ़ा कितना है 2 है, रेडियस कितनी है 1 है, कितना आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। डायरेक्शन भी लिखनी है, किस डायरेक्शन में बेटा, टॉप मोस्ट पॉइंट है ये, टॉप मोस्ट पॉइंट हुआ तो डायरेक्शन लिख ले, ए टी वैक्टर इक्वल्स टू 2i कैप, ठीक है। यस ए आर रेडियल एक्सेलरेशन लिख लें क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ है, कितना आएगा, बस बेटा ये आ जाएगा हमारे पास आर ओमेगा स्क्वायर। आर कितना है 1 है, ओमेगा स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 कितना, डायरेक्शन किधर है नीचे की तरफ है, माइनस का आई कैप हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 बना दे। यस तीसरा खुद एस्केलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी ले लें। एस्केलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, देख लेते हैं। एस्केलेशन सेंटर ऑफ मास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन विच डायरेक्शन, सेंटर ऑफ मास कहाँ जा रहा होगा, सेंटर ऑफ मास तुम्हारे को दे रखा है, सेंटर ऑफ मास और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तुम्हें दे रखी है, ठीक है। यस बिना डायरेक्शन के तो कैसे बनाओगे। यस सेंटर ऑफ मास इस केस में तुम्हें आगे की तरफ दे रखा है, एस्केलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किस डायरेक्शन, आगे की तरफ है, तो 5i कैप हो गया। तीनों को ऐड कर दें तो एस्केलरेशन ऑफ पॉइंट P विल बी इक्वल्स टू एस्केलेशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एस्केलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कर दिया हमने। एस्केलेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, यस बेटा ये हमारे पास आ गया। यस एस्केलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास हमने ऊपर निकाला था। ये क्या था, जब हम सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के देख रहे थे तो इसके पास 2 एस्केलेशन आए थे, ए आर प्लस ए टी, ये है, ठीक है। यस ए पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ए आर का वैल्यू कितना 2i कैप प्लस ये कितना माइनस का 9j कैप। मैंने कुछ गलती कर दी क्या, आर ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस का जे कैप आएगा, नीचे की तरफ आता है, देखो नीचे की तरफ है, माइनस का 9j कैप, ठीक है। यस लिख लो, उसमें वैल्यूज पुट कर लो, तो 2i कैप माइनस 9j कैप प्लस एस्केलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 5i कैप, कितना हो गया 7i कैप माइनस 9j कैप। आई होप बात समझ में आ गई होगी। एस्केलरेशन ऑफ पार्टिकल समझ आ गया। यस बेटा नोट करें इसको। यस बेटा अब हम लोग है ना प्योर रूलिंग की चर्चा करते हैं कि जब बॉडी एस्केलेटेड मोशन कर रही होगी उस समय पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या कंडीशंस बन रही होगी वो देखते हैं, बनाते हैं। देखो लेट्स से, चाहो तो हेडिंग डाल लो यार, कंडीशन फॉर प्योर रूलिंग लिख लेते हैं। कंडीशन फॉर प्योर रूलिंग, कंडीशन फॉर प्योर रूलिंग, ठीक है। यस बेटा देखें, लेट्स से कि ये हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस होगी, यस, और ये हमारी बॉडी होगी, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ये घूम रही है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इसके पास है, और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मार्क करते हैं, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यस ये बात तो हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके थे कि एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेट्स से कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास v स्वयं है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि अगर सेंटर ऑफ मास के पास जो वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी इसके हर एक पार्टिकल के पास होगी, याद आ रहा है v स्वयं। साथ के साथ घूमने के कारण कितनी आएगी, तुम बोलोगे सर घूमने के कारण आई थी हमारे पास
ओमेगा आर, और फिर हमने बोल दिया था एट ड्यूरिंग प्योर रोलिंग के टाइम वी स्वयं इक्वल्स टू आर ओमेगा हो जाता है। ये हमने चर्चा कर ली थी। इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग प्योर रोलिंग वेलोसिटी कितनी होती है, रिलेटिव मोशन कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, यस, ये बात तो हमें याद होगी। अब हम बात करते हैं इसके एंगुलर एक्सलेरेशन की वजह से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या कंडीशंस बन रही है, वो डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बताया कि पार्टिकल जो पॉइंट, जब मैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के देखूंगा तो पार्टिकल पी के पास, पार्टिकल पी क्या करता हुआ नजर आएगा, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन करता हुआ नजर आएगा, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और एंगुलर एक्सलेरेशन अल्फा है, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। इसके पास एक्सलेरेशन होंगे, कौन कौन से एक्सलेरेशन होंगे मार्क कर लेते हैं। तुम बोलोगे सर अल्फा है, एंगुलर एक्सलेरेशन अल्फा है, तो एक तो टेंजेंशियल एक्सलेरेशन होगा पार्टिकल के पास क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, और वो AT इक्वल्स टू अल्फा आर हो गया। ठीक है, साथ के साथ इसका सेंटर ऑफ मास के पास भी एक्सलेरेशन कितना है, बोला सर ACM है। मान लो कि सेंटर ऑफ मास के पास भी एक्सलेरेशन है AC। यस, जब मैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठकर देखूंगा तो ये पार्टिकल P जो है वो सर्कुलर मोशन करता हुआ नजर आएगा, और सर्कुलर मोशन भी कैसा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता हुआ नजर आएगा। तो एक तो टेंजेंशियल एक्सलेरेशन हो गया अल्फा आर, साथ के साथ एक सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन हो जाएगा AC हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? अच्छा, AC कितना होगा, AC तुम जानते हो ओमेगा स्क्वायर आर होगा। ठीक है, यस, आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो ड्यूरिंग प्योर रोलिंग हम ऐसा बोल सकते हैं कि AT और ACM बराबर होंगे। यही कंडीशन होती है कि अगर बॉडी एक्सलेरेटेड रोलिंग मोशन कर रही है तो ये वाली कंडीशन भी एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेटिस्फाई होगी। ये हमें याद रखनी है। ये कहाँ के लिए लिखा है मैंने, ये बात लिखी है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिखी है, ये याद रखनी है। अभी मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगा, कैसे करूंगा देखें, कांटेक्ट। ठीक है, यस, केवल और केवल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर रोलिंग मोशन कर रही है तो पार्टिकल के पास केवल और केवल सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन होगा। यानी कि देखो, बात को पहले फील करो, यहाँ पर ये पार्टिकल जो है वो रेस्ट कंडीशन में है, और VSM बराबर आर ओमेगा हो गया था इस पार्टिकल का। साथ के साथ टेंजेंशियल एक्सलेरेशन और एक्सलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी बराबर होंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ये मैंने तुम्हें अभी बताया फॉर प्योर रोलिंग। अब बचेगा पार्टिकल के पास केवल और केवल सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन एंड दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर, और ये वही एक्सलेरेशन जिसके कारण पार्टिकल क्या करेगा, घूमेगा और आगे जाएगा, और जैसे ही आगे जाएगा वैसे उसके पास जो भी एक्सलेरेशन है वो मिल जाएंगे। केवल और केवल ये कहाँ पे हो रहा है, ये केवल और केवल इस पॉइंट पर हो रहा है। जो भी पार्टिकल घूमते हुए इस पॉइंट पर पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उसके टेंजेंशियल एक्सलेरेशन और सेंटर मास एक्सलेरेशन, एक ये वाला एक्सलेरेशन 0 हो जाएंगे टेंजेंशियल। केवल और केवल उस पार्टिकल के पास, इस पॉइंट पे पहुंचने वाले पार्टिकल के पास केवल और केवल सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन बचेगा। ठीक है, और उस सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन के कारण ही ये पार्टिकल आगे मूव करेगा यानी घूमते हुए, क्योंकि घूमने वाला एक्सलेरेशन तो है इसके पास, उसके कारण पार्टिकल आगे चला जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चों के डाउट ये रहता है दिमाग में कि सर अगर सेंटर इस पॉइंट की वेलोसिटी ही 0 हो गई तो ये तो रुक जाना चाहिए, यहाँ पे ये आगे कैसे जा रहा है? तो आगे जाने का कारण यह है कि इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन होता है, जिसके कारण ये पार्टिकल क्या करता है, ये आगे मूव कर जाता है, आगे की तरफ चला जाता है। ठीक है, बाकी के पार्टिकल्स के पास तो वेलोसिटी है ही। ठीक है, तो ये बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन रिस्पॉन्सिबल है इस P पॉइंट को घुमाने के लिए, क्योंकि अगर वेलोसिटी 0 हो गई इसकी यहाँ पे तो फिर ये पार्टिकल आगे नहीं जाना चाहिए था। बेसिकली वो जा क्यों रहा है, क्योंकि इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर, जिसकी वजह से ये पार्टिकल जो है वो आगे मूव कर गया। आई होप बात समझ में आ गई होगी, और ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो प्योर रोलिंग के कंडीशन में टेंजेंशियल एक्सलेरेशन और सेंटर ऑफ मास का एक्सलेरेशन एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इस बात को ऐसा भी लिख सकते हो, अल्फा आर इक्वल्स टू ACOM। ठीक है, कोई बच्चा प्रूफ जानना चाहे तो प्रूफ लगा सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे? मैं ये जानता हूँ कि VCOM मैंने पढ़ाया भी था, VCOM माइनस आर ओमेगा इक्वल्स टू 0।
ये कहाँ पे अप्लीकेबल है? एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये मैंने तुम्हें सिखाया है, डिफरेंशिएट कर दो यार इसको, तो वहाँ से भी यही कंडीशन निकल कर आ जाएगी। ये मैंने लिख सकते हैं ना, वी स्विम बराबर आर ओमेगा लिख सकते हैं। डिफरेंशिएट करोगे क्या होगा? डी वी स्विम बाई डी टी माइनस आर डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल्स टू 0। वी स्विम मतलब ए स्विम हो गया, ए स्विम माइनस आर अल्फा इक्वल्स टू 0। फाइनली मेरे पास क्या आ गया? ए सी ओ एम इक्वल्स टू आर अल्फा आ गया। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस बेटा, ये ही कंडीशन हम ऐसे भी ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। यस, नोट करें इसको। यस बेटा, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल छोटा सा देख लेते हैं। देखो किस तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन देखो, जिससे तुम्हें समझ में आ जाए कि हाँ ये तरीका होगा इसको अप्रोच करने। मान लो कि एक रोलिंग बॉडी है और किसी सरफेस या प्लैंक के ऊपर रखी हुई है। ये हमारा प्लैंक हो गया और प्लैंक जो है वो ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है ना। ए एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ए नॉट बोल देते हैं, ए नॉट से आगे जा रहा है। और इसके ऊपर बॉडी जो है प्योर रोलिंग कर रही है। ये जो बॉडी है ये अंडर प्योर रोलिंग है, ठीक है। प्योर रोलिंग सुनकर दिमाग में दो बातें आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? दो बातें कौन कौन सी आनी चाहिए? एक तो वी स्विम इक्वल्स टू आर ओमेगा, दैट इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉडी एंड द सरफेस 0 होना चाहिए। दूसरा एक और बात हमने सीखी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो कितना होना चाहिए? नेट 0 होना चाहिए, ठीक है। यस, तो आ जाते हैं पॉइंट पर। लेट्स से कि ये इसका बॉडी का सेंटर ऑफ मास है ना। सेंटर ऑफ मास जो है बॉडी का उसका एक्सेलरेशन ए स्विम तुम्हें दे रखा है, साथ के साथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा तुम्हें दे रखा है ना। ये सब बातें हमें दे रखी है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है कंडीशन फाइंड आउट करनी है, रिलेशन फाइंड आउट करना है ए सी एम और ए नॉट के बीच में, सो डैट बॉडी जो है वो प्योर रोलिंग करे, है ना। यस, कैसे करेंगे? देखें, रेडियस हमें दे रखा है, रेडियस हमें कितनी है? बॉडी का आर है। मैं जानता हूं कि एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर बॉडी का जो रिलेटिव मोशन है वो 0 होना चाहिए, है ना। तो देखें, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के देखूंगा तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाले पार्टिकल के पास एक तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? तुम बोलोगे सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। वो कितना होगा? अल्फा आर होगा। साथ के साथ ये आगे भी जा रहा है, वो कितना होगा? ए सी एम एक्सेलरेशन। सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन कारण टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए सी एम भी होगा इसके पास। और पार्टिकल घूम भी रहा है तो इसका मतलब उसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। मैंने तुम्हें बोला कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, है ना, वो 0 होना चाहिए। किसके रेस्पेक्ट में 0 होना चाहिए? जिस भी सरफेस के ऊपर वो रखा हुई है बॉडी, उसके रेस्पेक्ट में 0 होना चाहिए। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ ए सी ओ एम माइनस अल्फा आर मस्ट बी इक्वल्स टू ए नॉट, ये होना चाहिए। इस बात को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए सी एम इक्वल्स टू ए नॉट प्लस अल्फा आर, ये लिख सकता हूँ। ये बेटा मेरे पास क्या आ गया? रिलेशन आ गया, ठीक है। नोट करें इसको। यस बेटा, आई होप बात समझ में आ गई होगी। इस बात को चाहो तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि जिस भी सरफेस के साथ बॉडी कांटेक्ट में है ना, उसके रिस्पेक्ट में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ अ रोलिंग बॉडी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अगर इसका ए नॉट है तो इस पॉइंट पी का भी आगे की तरफ नेट एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एक्सेलरेशन आगे की तरफ ए नॉट होना चाहिए, है ना। अगर बॉडी को क्या करवाना है? प्योर रोलिंग कराना है। तो मैंने क्या किया? ए सी एम माइनस अल्फा बराबर ए नॉट कर दिया। पीछे वाले में क्या किया था? मेरी जो सरफेस थी वो रेस्ट में थी, ग्राउंड के ऊपर रखी हुई थी, इसलिए मैंने क्या किया? ए सी एम माइनस अल्फा बराबर 0 किया, क्योंकि सरफेस की 0 थी वेलोसिटी, तो ए सी एम माइनस अल्फा बराबर 0 कर दिया। आई होप बात समझ में आ गई होगी, रिलेट कर पा रहे होंगे। बस ये दो ही कंडीशन है प्योर रोलिंग के लिए। ये जो कंडीशन देखी हमने वो एस्केलेटेड रोलिंग मोशन के लिए देखी थी, और पहले जो देखी थी वो बॉडी जब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही थी, कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रही थी, तब की बात हमने करी थी। अब हम बात करते हैं रोलिंग मोशन के। हमने क्या क्या पढ़ लिया है, मैं बता देता हूँ। हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना सीख लिया, हमने
वेलोसिटी किसी भी पॉइंट की कैलकुलेट करना सीख ली। साथ के साथ हमने क्या सीखा, हमने प्योर रोलिंग की कंडीशंस ड्राइव करी, जब बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमती है, जब बॉडी कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से घूमती है, दोनों के लिए हमने ड्राइव कर ली। अब हम बात करने वाले हैं रोलिंग बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब भी हम लोग सीखने वाले हैं। जिस तरीके से हमने रोटेशनल मोशन के लिए हर एक चीज़ सीखी थी, उसी तरीके से रोलिंग मोशन के लिए भी हर एक चीज़ सीखने वाला है। तो देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, देखो ये आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। सिंपल सी बात है, मैं कुछ बातें तुम्हें याद दिला देता हूँ, तुम चाहो तो, यस, सो डैट तुम्हें थोड़ा सा फील आए। हमने क्या याद कराओ यार, हमने ना ये चीज़ सीखी थी कि अगर कोई एक्सिस है, उसके अबाउट कोई बॉडी, इस तरीके से कोई बॉडी हमने ले ली थी और वो ओमेगा स्पीड से घूम रही थी, ठीक है, यस। तो अगर ओमेगा स्पीड से घूम रही थी और इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का इनर्शिया, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो हमें याद होगा हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी या सिस्टम लिखा था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखा था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी जो होगी वो इतनी हो जाएगी। अगर कोई m मास का पार्टिकल अगर v स्पीड से जा रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखना जानते हैं। वो कितनी लिखी थी? वो लिखी थी हमने हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या मिलकर क्या बनता है? रोलिंग मोशन बनता है। रोलिंग मोशन के लिए कर लेते हैं, पहले एक बढ़िया सा डायग्राम बनाएं, फिर उसके बाद तुम्हें फील कराते हैं। देखो बार, ये देखो बेटा, ये हमारी मस्त सरफेस होगी और इस सरफेस के ऊपर एक बॉडी रखी हुई है। रख दी बॉडी, बहुत अच्छे। इसको क्या करवाना है? इसको रोलिंग मोशन करवाना है। करवाते हैं। ओमेगा स्पीड से ये घूम रही है। लेट्स से कि ओमेगा स्पीड से क्या कर रही है? घूम रही है, ठीक है, यस, ओमेगा स्पीड से घूम रही है। ये इसकी सरफेस होगी और सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी कितनी है? vcm इसकी सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है, ठीक है बेटा। मास कितना है? मास m ले लो, रेडियस r ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यस, कैसे लिखेंगे? अगेन रोलिंग मोशन को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। एक तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के देखेंगे तो बॉडी रोटेटिंग मोशन करते हुए नजर आएगी, प्लस खुद सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा होगा? ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा होगा। अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी हमने लिख दी तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी आ जाएगी। तो क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी क्या होगी? लिख सकते हैं, यस, इट विल बी इक्वल्स टू हाफ, यस। जब मैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के देखूंगा तो बॉडी के पास केवल और केवल क्या बचेगा? रोटेशनल मोशन बचेगा। और रोटेशनल मोशन अगर बॉडी कर रही है, किस एक्सिस के अबाउट कर रही होगी? डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास के अबाउट कर रही होगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसके अबाउट लेंगे बेटा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेंगे। ये ध्यान रखना, ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट लिया मैंने? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्योंकि मैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के देख रहा हूं तो बॉडी उस एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमते हुए नजर आएगी। तो उसका उस एक्सिस के अबाउट जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास लेना है, प्लस उसमें कौन सी एनर्जी ऐड कर देंगे? खुद सेंटर ऑफ मास भी आगे मूव कर रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, तो उसमें कितनी एनर्जी और ऐड करनी पड़ेगी? हाफ मास ऑफ द बॉडी m इंटू VCOM स्क्वायर। दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी, ये हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई है। यस बेटा, नोट करें इसको। यस बेटा, इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। देखो, हमें क्या कर रखा है? एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है जिसकी रेडियस जो है वो 2 मीटर दे रखी है, इस बेटा। और हमसे पूछा गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग सॉलिड स्फीयर। इस सॉलिड स्फीयर की हमें काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है। ये रोलिंग मोशन कर रहा है, ऐसा गिवन है, तो डेफिनेटली हम लोग क्या यूज़ करेंगे? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया,
कि ये रोटेशनल मोशन भी कर रहा है, साथ के साथ ट्रांसलेटरी भी कर रहा है। तो रोटेशनल के लिए किस एक्सिस के अबाउट कर रहा है? यस, जब हम लोग सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के देखेंगे तब ये क्या करता हुआ नजर आएगा? रोटेशनल मोशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेंगे, प्लस इसके पास क्या होगी? सेंटर ऑफ मास के पास एक ट्रांसलेटरी वेलोसिटी एनर्जी भी होगी, हाफ m VCOM का स्क्वायर। यस, खुद सेंटर ऑफ मास भी तो आगे जाएगा, उसके कारण उसकी वेलोसिटी ये रही, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ये रही। निकाल लेते हैं। सॉलिड स्फीयर है, इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होगा? 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m VCM स्क्वायर। यस बेटा, VCM का स्क्वायर हमें दे रखा है। यस, वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास क्या रह गया? mr स्क्वायर बाय 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m VCM स्क्वायर। वैल्यूज़ तो पुट कर ही लेंगे यार। मास कितना है? 2 kg है, रेडियस कितनी है? 2 है, 2 का स्क्वायर 4 है। ओमेगा कितना है? ओमेगा तुम्हारे को दे रखा है 3 का स्क्वायर डेट इज़ 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस कितना हो गया? हाफ। मास कितना है? 2 है। VCM कितना है? VCM 5 का स्क्वायर डेट इज़ 25। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। फाइनली क्या बच गया? 25 प्लस 9 हो जाए 36 72/5। ये मेरे पास इतना जूल ऑफ एनर्जी मेरे पास आ गई है बेटा। नोट करें इसको। यस बेटा, अब इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ऐसे भी याद कर सकते हो कि बेसिकली ये कौन सी एनर्जी है? ये इसकी रोटेशनल एनर्जी है KR, और ये बॉडी की क्या होगी? ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो टोटल एनर्जी को हम लोग, रोलिंग बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि मोमेंटम कैसे लिखते हैं किसी रोलिंग बॉडी का, वो देखें। यस बेटा, हम लोग अब मोमेंटम लिखना सीख रहे हैं। तो देखो मोमेंटम कैसे लिखते हैं किसी भी रोलिंग बॉडी का। तो सबसे पहले लेट्स से कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है हमारे पास, और उस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर बॉडी क्या कर रही है? बॉडी रोल कर रही है, इस तरीके से रोल कर रही है। ठीक है। यस, क्या कर रही है वो VCM वेलोसिटी से वो आगे मूव कर रही है, साथ के साथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से बॉडी घूम भी रही है। अब हमें क्या बताना है? इस बॉडी का नेट मोमेंटम बताना है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस रोलिंग मोशन के कारण सिस्टम का या बॉडी का जो मोमेंटम होगा वो होगा मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यस, यही इस बॉडी का क्या होगा? मोमेंटम होगा। क्या ओमेगा से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? बेटा बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ओमेगा को कम कर लो, ज़्यादा कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम जो होगा वो मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। कुछ बच्चों को हो सकता है डाउट हो कि सर ओमेगा की स्पीड पर कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा ओमेगा से। बिल्कुल नहीं पड़ेगा बेटा मोमेंटम के ऊपर। इसका हम प्रूफ कर लेते हैं एक बार, ताकि तुम्हें डाउट नहीं रहे। तो मैं इसका प्रूफ बताता हूँ तुम्हें। देखो छोटा सा एक प्रूफ है कि कैसे ये एनर्जी आई है, समझो। मान लो कि बेटा ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है और ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ठीक है। और इस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? अगेन रोलिंग मोशन को हम दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। सबसे पहले मैं क्या करूँगा? सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ जाता हूँ और बॉडी का क्या करता हूँ? बॉडी मुझे घूमते हुए नजर आएगी। तो घूमने के कारण हर एक पार्टिकल के पास क्या आ जाएगी? हर एक पार्टिकल के पास टेंजेंशियल स्पीड आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही मैं इसके ऊपर बैठूंगा मुझे हर एक पार्टिकल घूमता हुआ नजर आएगा। इस बॉडी का हर एक पार्टिकल क्या करता हुआ जाएगा? घूमता हुआ नजर आएगा। प्लस उसमें क्या कर दूंगा? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐड कर दूंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, जैसा हमने पहले भी किया था, तो हम ये जानते हैं वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल P विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसा कर देंगे तो टोटल वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये जितने भी मासेज हैं उन सब की मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, m1 m2 m3 m4 ऐसे तो करना पड़ेगा,
कर लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। तो मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम या मास मैं ऐसा लिख सकता हूँ, विल बी मास m1, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी तो मैं ऐसा लिखूँगी, वेलोसिटी ऑफ वन, मास वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। ये तो फर्स्ट वाले पार्टिकल की हुई। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस, जैसे मैं किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी लिखता हूँ वैसे इस बॉडी के m1 मास की वेलोसिटी भी इतनी होगी, प्लस इसी तरीके से दूसरे वाले की भी लिख लो। m2 की कैसे होगी, वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, प्लस क्या कर देंगे, प्लस m3 वेलोसिटी ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस तरीके से करते जाते हैं। m4 वेलोसिटी ऑफ 4 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस तरीके से ऐड करते जाओ। यस, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, यस। देखो हम इन टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, वीसीएम 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 वाली टर्म्स को एक साथ लिख रहा हूँ। तो देखो इधर कर देते हैं डेरिवेशन, ऐसा करते हैं, इधर लिख लेते हैं। इधर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, देखो, और डेरिवेशन को इधर कंटिन्यू कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, इधर देखिए m1 वीसीएम लिखते हैं आराम से, सिस्टम का मोमेंटम क्या हो जाएगा, यस, m1 वीसीएम v1 वीसीएम प्लस ये वाली टर्म मैं ले रहा हूँ, फिर ये वाली टर्म ले रहा हूँ, m2 वीसीएम प्लस m3 वीसीएम प्लस m4 वीसीएम, ऐसे मैं लेता जाऊंगा, ठीक है। साथ के साथ क्या करनी पड़ेगी, ये वाली वेलोसिटी भी लेनी पड़ेगी, m1 इंटू v1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस m2 इंटू v2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस m3 वेलोसिटी ऑफ मास m3 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ऐसे कर कर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यस बेटा, अब मैं देख पा रहा हूँ कि m1 वीसीएम कॉमन निकाल लेता हूँ, वीसीएम कॉमन निकाल लिया तो मैं देख पा रहा हूँ पीछे क्या रह जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, यानी इस सिस्टम के जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबका टोटल मास, और इस बॉडी का मास हमें दे रखा है m दे रखा है। तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, इस पूरी टर्म्स को मैं एक साथ ऐसा लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, देखें, इसको हम लोग लिख देते हैं, क्या लिख रहे हैं देखें, इसको लिख देते हैं टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख देते हैं। क्या दिक्कत है यार इसमें, ऐसा लिख सकते हैं, यस। अब बचा ये वाला पार्ट, इसको क्या करेंगे उसका देखो, इसका लिखते हैं m1 इंटू वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस m2 वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस m3 वेलोसिटी ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। यस बेटा, ऐसे करते जाए। यस, ये मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा। देखो याद करो ये किसका फॉर्मूला था, देखो मैं याद दिलाता हूँ तुम्हें, ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा था, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये किसका फॉर्मूला पढ़ा था, यस, ये पढ़ा था तुमने, ये तुमने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, ठीक है, याद आ रही होगी बात। लेकिन यहाँ पे तो वन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो है बेसिकली m1 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, m2 विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, m3 विथ रिस्पेक्ट टू डैश, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, m1, अब मैं 1 के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिया मैंने cm, यहाँ पे भी क्या ले रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो फिर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। जब सेंटर ऑफ मास को ग्राउंड से देख रहा था तब तो m1 v1 ले रहा था, फिर जब मैं सेंटर ऑफ मास से लूँगा तो m1 v1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, m2 v2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई होगी, ये काम हमने पहले भी किया है ना। यस, तो मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो बेटा ये फॉर्मूला पढ़ा था m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये पढ़ा था, ठीक है। यस,
अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में यही फॉर्मूले को लिखूं, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हो गया। अब अगर मैं इसी फॉर्मूले को सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में लिखूं तो V1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, V2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, यानी कि सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के देखूंगा तो मुझे वेलोसिटी नजर आएगी V1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ, V2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये नजर आएगी। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितनी होगी बेटा, ये ही तो जीरो होगी। ये कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कहने का मतलब ये जो टर्म्स दिख रही है मुझे m1 v1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस m2 v2 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। ये जितनी भी टर्म्स हैं ये बेसिकली क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएगी। क्यों हो पा रही है जीरो, उसका रीज़न समझ लो। उसका रीज़न मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये टर्म जो है इनको मैं लिख सकता हूँ, देखो m1 प्लस m2 आ रहा है नीचे, तो इसको उधर लेके जाता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, तुम बोलोगे सर ये m1 v1 प्लस m2 v2 बन जाएगा। और जितने भी मासेस थे नीचे उन सबका टोटल मास लेना होता है, तो कैपिटल M इंटू वी से लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है। ठीक है, ये मेरे पास इससे लिख सकता हूँ। फिर विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास चाहिए मुझे, 1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास चाहिए। ठीक है, तो मैं विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ले लेता हूँ, 1 विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, m2 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो ये भी किसके रेस्पेक्ट में आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। और अगर मैं सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठकर ही सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देखूंगा तो भैया कितनी नजर आएगी, वो तो जीरो नजर आएगी। अरे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बस में चल रहा हूँ 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, है ना, तो और बस भी 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो बस के रेस्पेक्ट अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे बस क्या नज़र आएगी, रेस्ट में नज़र आएगी। बस में जो इंसान खड़ा हुआ है उसको बस कैसी अपेयर होगी, स्टेशनरी नज़र आएगी, ये बात तो तुम जानते ही हो। बस वही तो बात मैंने लिखी है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के ऊपर बैठ के देखोगे तो सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट में नज़र आएगा, और सेंटर ऑफ मास खुद इटसेल्फ सेंटर ऑफ मास के ऊपर खड़े हो जाओगे तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में नज़र आएगा। इसलिए वी स्वयं विद रिस्पेक्ट टू वी स्वयं जीरो हो जाएगा। इस बात को बस वाले एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हो। मान लो कि बस में तुम खड़े हो, बस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो 3 मीटर पर सेकंड से जा रही है, लेकिन तुम खुद ही बस के अंदर खड़े हुए हो, तो बस के साथ साथ तुम भी कितने चलोगे, 3 मीटर पर सेकंड से चलोगे। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारे रेस्पेक्ट में बस कितने से चल रही है तो तुम बोलोगे सर 0 से चल रही है। वही बात मैंने यहाँ पे करी है। तुम खुद पार्टिकल के ऊपर बैठकर पार्टिकल की वेलोसिटी देखोगे तो वो तो पार्टिकल 0 ही नजर आएगी, इसलिए मैंने ये 0 कर दिया। इसका मतलब ये पूरी टर्म क्या आएगी, 0 आने वाली है। अगर ये पूरी टर्म 0 आएगी तो फाइनली मेरे पास सिस्टम का मोमेंटम कितना आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सिस्टम का जो मोमेंटम आएगा वो केवल और केवल ये आ जाएगा। ठीक है, ये टर्म 0 हो जाएगी। आई होप बात समझ में आ गई होगी। डेरिवेशन सिर्फ इसलिए करवाया जा रहा है ताकि तुम्हें पता रहे कि आखिर में ओमेगा के कारण कोई भी मोमेंटम पार्टिकल को ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, केवल और केवल सेंटर ऑफ मास के मोशन के कारण क्या है, सिस्टम में मोमेंटम आया है। ठीक है, यस, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि तुम्हें सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, तुम्हें सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम कितना होगा फॉर रोलिंग बॉडी जो होगा वो होगा टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। बस ये होगा, यही तुम्हारे काम का है, इससे ज़्यादा कुछ भी काम का नहीं है। कोई भी रोलिंग बॉडी का अगर मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो तुम्हें सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ करना है, उसके ओमेगा से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहो तो तुम्हें एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लो अपन ले लेते हैं एक सर्कुलर बॉडी। यस बेटा, एक सर्कुलर ये रही, एक और ले लें। यस, एक और ले लेते हैं। बहुत अच्छे, है ना, दोनों की रेडियस सेम है। इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं, इसको थोड़ा और इसके पास ले लेते हैं। बहुत अच्छे। ये कितना है, इसकी रेडियस मान लेते हैं r बराबर 1 मीटर है। इसकी भी रेडियस कितनी है, r बराबर 1 मीटर है। ठीक है, यस, ये कितने से जा रहा है, ये v स्वयं से जा रहा है। इसकी v स्वयं की वेलोसिटी तुम्हें दे रखी है 3 मीटर पर सेकंड, और इसकी भी कितनी दे रखी है, इसकी भी v स्वयं तुम्हें दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड दे रखा है। लेकिन इसका ओमेगा कितना दे रखा है,
ओमेगा 1 रेडियन पर सेकंड दे रखा है। मास कितना है इसका? मास है 2 kg। इसका मास कितना है? इसका मास 2 kg है, और ये ओमेगा बराबर 3 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है। ठीक है, यस। अगर मैं इस दोनों बॉडीज़ के मोमेंटम की बात करूं तो दोनों बॉडीज़ का मोमेंटम सेम रहने वाला है। जैसा कि हम लोग फॉर्मूला में देख रहे हैं कि जो सिस्टम का मोमेंटम है, रोलिंग बॉडी के बॉडी का मोमेंटम जो है वो उसके ओमेगा के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, दोनों ही केसेस में क्या आने वाला है? मोमेंटम सेम आने वाला है। और कितना आएगा? यस, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दोनों की सेम है, मासेस सेम है, तो हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा मास इंटू VCOM आ जाएगा। बहुत अच्छे। मास कितना है बेटा? 2 kg है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है? 3 है। कितना हो गया? 3 kg मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यस, यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि मोमेंटम ऑफ अ रोलिंग बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ angular velocity, independent of angular velocity। यस बेटा, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, यस बच्चों। हमने अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना सीखेंगे, रोलिंग बॉडी के ऊपर इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं, टॉर्क की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये सीख लेंगे। साथ के साथ कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा रोलिंग मोशन कंप्लीट हो जाए पूरा चैप्टर। यस, थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड हैव अ नाइस डे। न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेना। यस बेटा।